विनय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट आज पेश किया। इस बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कर्मचारी नेता भंवरजी पुरोहित। आपने विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर संघर्ष किया है और कर्मचारी जगत में भी आपने खूब लड़ाइयाँ लड़ी है सरकार के खिलाफ से, और कर्मचारियों के हित को लेकर के काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें बताइए, इस बजट को किस प्रकार देखते हैं? सबसे पहले मैं विनय एक्सप्रेस का बहुत ही साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की विधानसभा में वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया। और बजट से सभी वर्ग को एक अपेक्षा रहती है कि हमारी कोई न कोई बात बजट में ज़रूर आएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज़ादी के इतिहास में पहली बार बजट की मार्केटिंग की, राहत बचत और हर वर्ग को लुभाने के लिए कि बजट में कुछ न कुछ हर वर्ग के लिए आ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी मिलने गया उनसे कहा, आप तो हमें मेरे से मांगिए, मैं सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ। जहाँ भी मुख्यमंत्री जी गए, बजट से पहले प्री जो लोगों से मुलाकात होती है उनकी में राजस्थान के सभी वर्गों से उन्होंने मुलाकात की, जिसमें कर्मचारी वर्ग भी महत्वपूर्ण पार्ट था जी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने आज जो बजट वो 23-24 लेकर आए राजस्थान की जनता के लिए, बहुत बड़ी उम्मीदें थीं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उपेक्षा का कारण दुख होता है। अशोक गहलोत जी ने जो मुद्दे राजस्थान के थे कर्मचारी जगत के, उसको कुछ पूरा करने का प्रयास किया है। आधा अधूरा उन्होंने सपना पूरा करने का प्रयास किया है। अब सपना कभी पूरा होता नहीं है, अपेक्षा के कारण दुख होता है। राजस्थान के कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत अपेक्षा रख ली और उन्होंने बड़ा भारी सब्ज बाग भी दिखा दिया। लेकिन कुछ बातें जो हमारे कर्मचारी के हित में, जैसे वर्क चार्ज कर्मचारियों का डाइंग कैडर था 1995, एक बेचारा बेलदार कर्मचारी बेलदारी सेवानिवृत्त हो जाता, उसके लिए उन्होंने डाइंग कैडर को समाप्त करके पदोन्नति के अवसर खोलने का प्रयास किया। बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। आज जो नया लड़का सर्विस में आ रहा है उसमें उन्होंने लेंथ ऑफ सर्विस, जो पेंशन की गणना 28 वर्ष थी उसको 25 वर्ष किया है। ठीक काम तुम्हें किया है। बोर्ड निगम स्वायत्तशासी संस्थाओं में जो उन्होंने ओपीएस लागू किया है, वो वंचित थे पिछले बजट में, इस बजट में उन्होंने उसको पूरा किया, उनकी डिमांड को पूरा किया है, तो ये अच्छी बात भी है। आप संविदा और निविदा कार्मिकों के घोषणा को किस प्रकार लेते हैं इस बजट में? देखिए, हिंदुस्तान में जब से आर्थिक उदारीकरण का दौर आया 1991 के बाद, तो उसमें उसके बाद जो सेवाएं आई वो आ गई कॉन्ट्रैक्ट की, ठेका प्रथा की सेवा ले सब आर्थिक नीतियों में। आज से 30 साल पहले 1991 से पहले मस्टरोल पे एक कर्मचारी नौकरी लगता था और वो मस्टरोल सरकारी होता था और 240 दिन की अपनी सेवा पूरी करने के बाद वो नियमित का हकदार हो जाता था। लेकिन आर्थिक उदारीकरण जब से हिंदुस्तान में 1991 के बाद आया, तो आप ठेका प्रथा का एक प्रचलन लेके आ गए, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस। आज हर चीज आप संविदा पे दे रहे हो। अब संविदा कर्मचारी निविदा कर्मचारियों की जो आप बात पूछी है, फरवरी 2011 में जो बीकानेर में थार संभाग सम्मेलन हुआ, जिसमें हमने बड़ा एक इशू रेज किया कि संविदा के कार्मिक का कोई रास्ता निकलना चाहिए। फरवरी 2011, 26 फरवरी 2011 को फोर्ड स्कूल के मैदान में बीकानेर में थार संभाग सम्मेलन एकीकृत कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हुआ और वहाँ उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का फोन आया कि हम संविदा के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़े और संविदा के कार्मिकों का आंगन और दूसरा जो ठेके पे बेचारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथीन, इनका मानदेय बढ़ाने से लड़ाई शुरू हुई। पहले मानदेय कितना था आंगनबाड़ी का? 500 रुपये।
जी। लेकिन धीरे धीरे महासंघ ने जब इस मुद्दे को रेज किया, 2011 से हमने संविदा निविदा के लिए संघर्ष शुरू किया, और उस संघर्ष का परिणाम है कि राजनीतिक पार्टियों ने एकीकृत महासंघ कर्मचारी के सहयोग से, दबाव से घोषणा पत्र में इस बात को सम्मिलित किया कि हम जब सरकारों में आएंगे तो हम संविदा के लिए स्थायीकरण की नीति लाएंगे। और वो सारे अलग अलग कैडर उन्होंने घोषणा पत्र में दिए जी, चाहे वो NRHM का कर्मचारी है, चाहे वो जनता जल योजना का है, MNDY का है, आपके नरेगा में है, और ये जितने भी योजना पैरा टीचर्स है, आपके ये अन्य कैडर काफी हेल्थ में, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, निविदा, इन सब लोगों का उन्होंने घोषणा पत्र में सम्मिलित किया कि हम एक स्थायी नीति लेकर आएंगे जी। आज राजस्थान की सरकार ने क्या स्थायी नीति लेकर आई है उसकी घोषणा पत्र में, और घोषणा पत्र जो होता है वो जनता का और सरकारों का इकरार होता है। राजस्थान सरकार ने एक घोषणा की है कि निविदा कर्मचारियों के लिए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन की स्थापना करेगी। अच्छी बात है ये। उसको आप किस प्रकार देखते हैं? उसमें निविदा कर्मचारियों को शोषण हो रहा था, भुगतान वो साइन कराते थे 10,000 रुपये दे रहे थे 7,500 जी। तो एक तो ये भ्रष्टाचार रुकेगा, लेकिन वो कंपनी आने से उस निविदा वाले को, जो हमारे तो डिमांड है संविदा में कन्वर्ट करने की, संविदा वाले को नियमित में कन्वर्ट करने की, तो वो धारणा तो खत्म कर दी उन्होंने। अब आप कंपनी लेके आ गए, वो स्टेट कंपनी आप ले आएंगे, और वो मैन पावर जिस विभाग में आपूर्तिकर्ता को इंडेंड आएगा कि मेरे यहाँ 10 आपूर्तिकर्ता कर्मचारी चाहिए, वो उसको अलॉट कर देगी जी। तो ये कोई बड़ी कले तरीका बदला है, पर उससे ये तथ्य है कि उस निविदा कर्मचारी के पास जिस विभाग में वो जाएगा उसके पास लीन हो जाएगा कि वो जो कंपनी बनाएंगे वो एक आपको नियुक्ति पत्र भी देगी। आज तो निविदा के कर्मचारी के पास नियुक्ति पत्र है थोड़ी, मौखिक आदेश हैं, लगजार मौखिक आदेश है, हरदा मैन पावर की खाली संख्या है, नाम नहीं है। लेकिन इस कंपनी के ये इतना अच्छा रहेगा कि आज भवर पुरोहित को वो कंपनी निविदा पे किसी विभाग में लगाती है तो भवर पुरोहित को नियुक्ति आदेश देगी, उस विभाग में जाने का निर्देश देगी, तो मेरा लीन बनेगा जी। इतना फायदा जरूर हुआ है। लेकिन राजस्थान की सरकार ने ओवरऑल देखा जाए तो उसमें निविदा के कर्मचारियों को घाटा ही किया है। आज हम क्या कह रहे हैं कि आप भारत सरकार और राजस्थान की सरकार आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हो आप, तो आज भी गुलाम की तरह कार्यालयों में काम कर रहे हैं लोग जी। एक ही परिसर में एक निविदा पे, एक संविदा पे, एक नियमित कर्मचारी है और काम सिमिलर है, तो फिर आपका ये जो प्राकृतिक न्याय है संविधान में, नेचुरल लॉ, जस्टिस, नेचुरल लॉ, प्राकृतिक न्याय, तो उसके खिलाफ है। और आप कह रहे हो कि हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इस पे सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। तरीका बदला है, कुछ ठीक है और कुछ पे चलता रहेगा संघर्ष। आप मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों को किस प्रकार देखते हैं? इसमें बजट में कोई विशेष घोषणा हुई नहीं हुई, क्या देखते हैं? मंत्रालय कर्मचारी जो हमारे साथी हैं, 2013 में जब यही माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के वजीर थे जी, 2013 में सभी मंत्रालय कर्मचारियों ने अपने महासंघों के, अपने संगठनों के झंडे डंडे छोड़कर जयपुर में बड़ा आंदोलन किया और 3600 ग्रेड पे की डिमांड राजस्थान की सरकार के समक्ष रखी जी। बिल्कुल। लेकिन राजस्थान की सरकार ने 13 से लेके आज 23 आ गया। आज उस 13 में दूसरी बार वापस वही मुख्यमंत्री जी आ गए जी, जो उस धरना स्थल पे कमिटमेंट करके आए थे कि मैं मंत्रालय कर्मचारियों का ग्रेड पे में संशोधन करूंगा। आज मंत्रालय कर्मचारियों को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने बड़ा भारी सपना दिखाया कि हम सचिवालय के बराबर आपका कैडर करना चाह रहे हैं, आपको ग्रेड पे भी संशोधन करने चाह रहे हैं। लेकिन मंत्रालय कर्मचारी ठगा सा महसूस हुआ। उसके जिम्मेदार राजस्थान की सरकार के अलावा वो संगठन के नेता लोग भी हैं जो सही दिशा में इस मूवमेंट को नहीं ले जा पा रहे हैं। खेमराज कमेटी की रिपोर्ट की बात सुनाने में आई थी पिछले दिनों, तो उसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखो, सरकार कमेटी बनाई हुई थी, हमारी तो डिमांड थी कि सावंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करे जी। वो सावंत कमेटी की रिपोर्ट को दरकिनार करके आपने खेमराज कमेटी बना दी, बात तो वही है। तो खेमराज कमेटी ने क्या दिया, आज तक मुख्यमंत्री ने उसका खुलासा ही नहीं किया, तो उस पर टिप्पणी क्या लोगे भाई? अच्छा, सावंत कमेटी की रिपोर्ट आपके पास आ गई,
आपने उसको भी सार्वजनिक नहीं किया, उससे ऊपर कमेटी और बना दी और उसका भी कोई विशेष और उसका कोई नहीं, उसको सार्वजनिक, उस कमेटी ने क्या कहा, किस कैडर के लिए क्या कहा, वो सार्वजनिक है क्या, आप बता दीजिए, यही नहीं। तो समाज को गुमराह करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। बीकानेर को लेकर के इस बजट को क्या मिला, आपको क्या लगता है? बीकानेर राजस्थान का ऐतिहासिक जिला है, सामरिक दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी। तो बीकानेर का जो नेतृत्व है वो 40 साल में इतना ही कमजोर है कि खाली एक महिला कन्या विद्यालय और जो दूसरी बार चुनाव जीते हैं कोलायत के लोग, वो कल आज ही महाविद्यालय ले आए। तो आप 40 साल की राजनीति में बीकानेर में क्या लाए? एक कन्या महाविद्यालय। आपको रेल सड़क, रेल बाईपास का समाधान कराना चाहिए था। तो बीकानेर का जो राजनीतिक नेतृत्व शहर का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरकारों में, उनकी इच्छा शक्ति बीकानेर में आधा अधूरा विकास करने की है। आप बीकानेर में क्या लाए साहब के मुरलीधर व्यास कॉलोनी में कन्या महाविद्यालय। तो हम तो ये 2010 से संघर्ष कर रहे हैं, जब कालीचंद सराफ मंत्री थे हमने घेर लिया उसको कि बीकानेर में कन्या महाविद्यालय खोली जाए। और ये आज क्यों लाए कि आज उसका दबाव बना है कि बीकानेर शहर में कन्या महाविद्यालय है नहीं, MS कॉलेज बीकानेर से दूर है, शहर की बच्चियाँ कहाँ जाएँ? प्राइवेट कॉलेज में फीसें इतनी है कि आज मध्यम श्रेणी परिवार का आदमी उस फीस भरने में भी मतलब बेचारा नहीं है, उसकी सामर्थ्य नहीं है। तो बीकानेर में जो मिला है, आपको मिला है 40 साल की राजनीति में मुरलीधर व्यास कॉलोनी में एक कन्या महाविद्यालय, 40 साल की राजनीति में PBM में एक ICU वार्ड। अब आप जोधपुर, उदयपुर और कोटा, इन सब भागों की तुलना कर लीजिए कि कोटा में 8,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जोधपुर कहाँ है और उदयपुर कहाँ है? वहाँ बीकानेर को खड़ा रखे, तुलनात्मक रूप बीकानेर की जनता उसका अध्ययन करे। आप ये कहना चाहते हैं तुलनात्मक रूप से कुछ कम मिला है बीकानेर को? तुलनात्मक क्या होता है? जो चीज ये तो आपको कोई महाविद्यालय उन्होंने काफी जिलों में दी है, कोई एक नए बीकानेर में अलग से थोड़ी दी है। जी, हर जिले की डिमांड थी कन्या महाविद्यालय खुले, आप देख लीजिए बजट में बहुत दी है, बिल्कुल सही बात। तो ये कोई नहीं है। लेकिन जो बीकानेर का राजनीतिक नेतृत्व है वो सशक्त होना चाहिए। लेकिन राज में बैठे जो बीकानेर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनका मेरा ये मानना है कि 40 साल की राजनीति में विजनरी लीडर नहीं है। आपके बीकानेर में सब चीज़ आधी अधूरे है। गंगा सिंह विश्वविद्यालय का आधा अधूरा, इंजीनियरिंग कॉलेज के, तकनीकी विश्वविद्यालय का आधा अधूरा, बीकानेर में रेल फाटक के 40 साल में समाधान नहीं हुआ। तो बीकानेर के लिए अच्छा सशक्त नेतृत्व हो, जो सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन बीकानेर का हित सभी लोगों को सर्वोपरि मानते हुए कार्य करना चाहिए। फिर भी कन्या महाविद्यालय खुली है, इसका स्वागत। इसका अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होगा, जमीन कौन देगा, अलॉटमेंट होगी, जमीन अलॉट की उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया में 6 महीने लग जाएंगे, तब तक आचार संहिता लग जाएगी। अंतिम प्रश्न आपसे ये चाहेंगे भंवर जी कि माना कुछ आपने सरकार के लिए संघर्ष जो आपने किए थे, उन मुद्दों में से निकल के कुछ मुद्दे मांगे पूरी हुई है आपकी, जो सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में आपने मुद्दे उठाए, तो क्या पॉजिटिव क्या देखते हैं इस बजट में, आप यही बता दीजिए। देखिए, जीवन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं जी। आज बजट पेश किया तो इसमें कुछ पॉजिटिव बात भी होगी, कुछ नेगेटिव बात भी होगी। पॉजिटिव बात यह है इसके अंदर कि आपने EWS को चिरंजीवी योजना में सम्मिलित कर लिया। जी। पॉजिटिव बात यह है कि आपने वर्क चार्ज के अंदर जो डाइंग था उसके प्रमोशन के रास्ते खोल दिए। जी। पॉजिटिव बात यह है कि आपने ये प्रयास किया है कि वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाई जाए। पॉजिटिव बात यह है कि आपने जो शिथिलताएं प्रदान की है प्रमोशन में, आपके संविदा के साथियों की नियमित नियुक्ति तिथि से ऐड करना कॉन्टेक्चुअल एक्ट में, जी, तो ये पॉजिटिव बात भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। आपके साथ और भी समसामयिक मुद्दों पर समय समय पर चर्चा करते रहेंगे।